भारत गाथा श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी की दृष्टि से खंड 1 भिक्षावृत्ति भाग 7 अध्याय 7, 8 और 9। अध्याय 7 का टाइटल है भिक्षावृत्ति समाज का आयुर्वेदीय ज्ञान। जैसा कि पहले भी चर्चा में आया है कि भारत में आयुर्वेद या वैद्यों की अलग से कोई जाति नहीं हुआ करती थी। यहाँ हर जाति के लोग वैद्य हुआ करते थे। हर जाति के लोगों को उनके काम धंधों और उनके कच्चे माल से संबंधित रोगों और उपचारों की जानकारी रहती है। जैसे बांस का काम करने वालों को विभिन्न प्रकार के बांसों से ठीक होने वाली बीमारियों और उसके उपचारों की जानकारी हुआ करती है, इसी तरह कुम्हारों, लोहारों और अन्य सभी जाति के लोगों को भी उनके कच्चे माल और उनके काम धंधों से संबंधित आयुर्वेदीय जानकारी हुआ करती है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न तरह की भिक्षावृत्ति वाले लोगों को भी अपने काम धंधों से संबंधित आयुर्वेद की गूढ़ जानकारियां हुआ करती थी। अपने काम से संबंधित रोगों के निदान और उपचार में इनकी महारत हुआ करती थी। अनेक तरह के पशुओं को लेकर आने वाले उस पशु के लगभग सभी अंगों से बनने वाली दवाइयों की जानकारी रखा करते थे। बैलों, रीछों, बंदरों, सांपों के विभिन्न अंगों, उनके बाल, त्वचा, उनकी आंतों, दांतों, नाखूनों आदि से तैयार होने वाली सभी तरह की दवाइयों के बारे में वे जानते थे और उसकी दवाइयाँ तैयार भी किया करते थे। इसी तरह उन सभी जानवरों के काटने या हानि पहुंचाने की सभी संभावनाओं और उसके लक्षणों की जानकारी भी उन्हें हुआ करती थी। अलग अलग जानवरों के काटने से फैलने वाले विष और उसे दूर करने के तरीकों के बारे में उनकी जानकारियाँ और चिकित्सा अचूक हुआ करते थे। चूँकि सभी तरह के भिक्षावृत्ति वाले अलग अलग तरह के भेष धारण करके एक गांव से दूसरे गांव में लगातार घूमते रहते थे। अलग अलग भेषों में अलग अलग गांवों में सदैव संचार करते रहने के कारण उनके पीछे गांव के कुत्ते लगना स्वाभाविक हुआ करता था। इसीलिए इन सभी लोगों के पास कुत्तों के काट लेने से होने वाले रोग के एक से बढ़कर एक कारगर इलाज हुआ करते थे। अरहर के पौधे में एक तरह का कीड़ा रहता है। उस कीड़े को पान में मिलाकर खिलाने से रेबीज नहीं होता। इस तरह के अनेक इलाज उनके पास हुआ करते थे। इसी तरह इनमें से कुछ लोग सींग लगाने में माहिर होते थे। सींग लगाना दागने की तरह ही रोगों के उपचार की एक पद्धति हुआ करती है। इसमें व्यक्ति के घाव में मवाद आदि भर जाने पर उसमें जानवर का सींग लगाकर मुंह से भारी मवाद खींच ली जाती है। मवाद के साथ साथ उस घाव के रोगाणु, कीटाणु आदि भी खींच लिए जाते थे। इस पद्धति को सींग लगाना या सींगी लगाना कहा जाता है। भिक्षावृत्ति करने वाले अनेक लोग चिकित्सा की इस पद्धति में माहिर हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त ज्योतिष विद्या और शकुन विद्या जानने वाले लोगों के पास भी विविध प्रकार की चिकित्सा होती थी। ये लोग अपनी विद्याओं के अतिरिक्त बहुत सारी जड़ी बूटियों की जानकारी भी रखते थे। इनके पास तरह तरह की जड़ी बूटियों का संग्रह भी रहा करता था, जो वे लोगों को उनके रोगों आदि के हिसाब से देते रहते थे। भिक्षावृत्ति वाले समाज की आयुर्वेद में महारत के कारण बहुत से लोग कई विशेष तरह के इलाजों के लिए इनके पास आया करते थे। अध्याय 8 शीर्षक है भिक्षावृत्ति से भिखारी भिखमंगा बनने की कथा। भारतीय समाज में भिक्षावृत्ति वाले लोगों के भिक्षाटन करने से लेकर भीख, भिखारी, भिखमंगा आदि बनने की कहानी दुखद एवं इतिहास के एक काले अध्याय जैसी है। दुर्भाग्य से हमारे आज के समाज को इनकी तनिक भी जानकारी नहीं है कि कैसे एक समृद्ध समाज की एक समृद्ध परंपरा को एक छोटे से काल में इतनी दरिद्रतापूर्ण स्थिति में ला दिया गया। निसंदेह समाज में कई अर्थों में आर्थिक संपन्नता आई प्रतीत होती है, फिर क्यों निर्लिप्तता का भाव लगभग समाप्त ही हो गया है, या इसकी आधुनिक युग में कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई है। जैसा कि पूर्व में ही बताया गया है कि भिक्षावृत्ति किसी एक स्थान विशेष में न होकर पूरे भारत में प्रचलित थी।
और ये समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। सन 1857 की क्रांति के बाद भारत का राजकाज धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया। 1857 की क्रांति की पुनरावृत्ति न हो इसलिए ब्रिटिश सरकार अनेक हथकंडे अपना रही थी। उन्हीं में से एक था आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871, द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस कानून के अंतर्गत भारत की बहुत सी जातियों, पूरी की पूरी जाति को आपराधिक जनजाति घोषित कर उस पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। पूरी की पूरी जाति को आपराधिक घोषित होने के कारण इन जातियों के जवान युवाओं के साथ साथ महिलाओं और बड़े बूढ़ों से लेकर इन जातियों में पैदा हुए नवजात शिशु भी अपराधी माने जाते थे। इन प्रतिबंधित जातियों में से अधिकतर जातियां भिक्षावृत्ति वाली जातियां ही थी। यह प्रतिबंध, यह निषेध बहुत ही घोर निषेध रहा है। अंग्रेजों को जल्दी ही समझ में आ गया कि जब तक भारतीय समाज में गूढ़ ढंग से फैले इन समाजशास्त्रियों, लोक शिक्षकों के जाल को खत्म नहीं किया जाएगा, वे भारत में अपनी तरह का समाज कभी नहीं बना पाएंगे। दूसरी चीज़ें जो उन्होंने बहुत गहराई से समझी वह यह थी कि किसी भी समाज के अतीत को अगर खत्म कर दिया जाए तो उस समाज को बदलने में अधिक समय नहीं लगता। अतीत से विलग हुए समाज को सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन्हें अपराधी घोषित करने का तीसरा मुख्य कारण था कि घुमंतु प्रवृत्ति के कारण इनके माध्यम से कोई भी एक बात दूसरे गांव तक सरलता से पहुंच जाया करती थी। इनकी घुमंतु प्रवृत्ति के कारण सन 1857 की क्रांति में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर त्वरित एवं गोपनीय ढंग से पहुंचाने में इनकी सशक्त भूमिका थी। इन तीन कारणों के चलते नए कानून बनाकर इन जातियों और उनके कार्यकलापों को अवैध बनाया गया और निषेध कर दिया गया। ऐसी सभी जाति के लोगों को घूमने और गांवों में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्वतंत्रता के लगभग 5 वर्ष बाद सन 1952 में भारत सरकार ने यह प्रतिबंध हटाया। तब ये विमुक्त जातियां डी नोटिफाइड ट्राइब्स मानी गई। लगभग 80 सालों तक इन पर निषेध रहा। गुरुजी बताते हैं कि आदिलाबाद का क्षेत्र निजाम के कब्जे में रहने के कारण अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में नहीं रहा। इस कारण यह निषेध इस क्षेत्र में उतना प्रभावी नहीं था। इसीलिए इस क्षेत्र में यह सब बहुत समय तक चलता रहा। अंग्रेजों ने जब कानून बनाकर इन्हें और इनके कार्यकलापों को अवैध बना दिया और इन कानूनों को न मानने वालों को दंड व यातनाएं दी गई, तब ये लोग अपने मूल कार्यों और भिक्षावृत्ति को छोड़ते चले गए। हालांकि जब इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तब भी समाज इनके महत्व को जानते हुए चोरी चोरी, चुपके चुपके इनका पालन पोषण करता रहता था। यही कारण भी बना इनके भिखारी बनने का और एक अलग तरह के कथित छुआछूत का भी। पहले भिक्षावृत्ति पर आधारित सभी लोग गाँव में आकर रहते थे और उनका पोषण करने वाली जातियां उनके रुकने, भोजन आदि की व्यवस्था करती थी। परंतु जब इस तरह के काम करने वालों पर पाबंदी लगा दी गई तो यह काम छिप छिप कर होने लगा। इन लोगों को जब किसी गांव में जाना होता तो सीधे उस गांव में न जाकर उस गांव के पास पहुंचकर, गांव के बाहर किसी वृक्ष आदि के नीचे रुककर किसी व्यक्ति के माध्यम से गांव में अपनी खबर पहुंचाते। गांव में उनका पोषण करने वाली जातियां इन बड़े लोगों के लिए भोजन आदि सामान एकत्र करती और गांव के बाहर किसी पेड़, किसी चबूतरे पर चुपके से रखकर भाग आती। बाद में ये लोग भी चुपके से जाकर वे सारी चीज़ें ले आते। अंग्रेजों के जाने के बाद भी इन पद्धतियों का मूल कारण न जानने के कारण यह सब इसी तरह चलता रहा। यह इसका जीता जागता उदाहरण भी है कि किसी कार्य का कारण न पता होने पर 1-2 पीढ़ी में ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। 3-4 पीढ़ियों के बाद भी कानून का डर हट जाने से छिप छिप कर इन्हें सीधा देना तो खत्म हो गया। सीधा का अर्थ है भिक्षा। दूर से ही बिना छुए देने का रिवाज कायम रह गया, जो कि दुर्भाग्य से आजकल छुआछूत में गिना जाता है। आज धीरे धीरे से सभी क्षेत्रों में हमारे समाज की भिक्षावृत्ति की यह स्वस्थ और समृद्ध परंपरा समाप्त होती जा रही है। उसकी जगह आजकल लोग
जिसे भिक्षावृत्ति समझ रहे हैं वह और कुछ नहीं बल्कि भीख और भिखमंगाई ही है। आज के यह दोनों कार्य हमारे उस समाज के तो कतई नहीं हैं जिसने भिक्षा को एक वृत्ति माना था। अन्य ढेरों समस्याओं की तरह भीख और भिखमंगाई भी आधुनिक व्यवस्था की ही देन है, जो समाज के सभी लोगों को समूचा और पर्याप्त रोजगार उपलब्ध न कराकर उनको विवशतावश केवल जीवित रहने के लिए ऐसा निकृष्ट काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। जय भारत गाथा। अध्याय 9 उपसंहार। अच्छा खासा मुस्टंडा है, कोई काम क्यों नहीं करता? कहीं कोई और काम न मिले तो मजदूरी करके भी अच्छे से जिया जा सकता है। कम से कम मजदूरी तो कर। क्या ये घर घर भीख मांगते अच्छा लगता है? कल से मेरे ऑफिस में आ जाना, किसी काम पर रख लूँगा। ये ले 500 रुपये और कल से एक ठेला किराए पर लेकर सब्जी की दुकान लगा। बचपन से अब तक हमारी पीढ़ी और कम से कम हमारे आगे और पीछे की दोनों पीढ़ियां इसी तरह की मानसिकता के साथ जीती रही हैं कि समाज में भिक्षावृत्ति वालों की कोई भूमिका नहीं रही है। ये न केवल समाज के लिए बदनुमा दाग है बल्कि समाज पर बोझ भी है। उन लोगों का भला चाहने वाले लोग भी उन्हें इस वृत्ति से छुड़ाना ही नेकी का काम मानते आए हैं। आज तथाकथित भिक्षा पर आधारित लोगों की, आज के भिखारियों और भिखमंगों की समाज में कोई भूमिका नहीं है। किसी समय में समाज की भूमिका अन्य वृत्तियों पर आधारित लोगों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। उनकी भूमिका समाज में इतनी महत्वपूर्ण थी कि आज भिक्षावृत्ति आधारित समाज के समाप्त होने के बाद से उस महत्वपूर्ण भूमिका का विकल्प अभी तक नहीं आ पाया। समाज में आध्यात्मिकता, कला आदि का लगातार गिरता स्तर इसका जीता जागता प्रमाण है। भिक्षावृत्ति वाले समाज के रहते हुए यह सारा उन्हें घर बैठे ही मिलता रहता है, जो आज अनेक प्रयासों के बाद भी अनुपलब्ध है। भिक्षावृत्ति की परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने की आज आवश्यकता है। आज समाज में व्यवस्था परिवर्तन के विषय और उस क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोग लगे हुए हैं जो वर्तमान व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोगों को भिक्षावृत्ति जैसी व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण विकल्प अवश्य दिखाई देगा। इसे एक विकल्प के रूप में देखने के संदर्भ में भिक्षावृत्ति संबंधी व्यवस्थाओं के विषय में किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहली आवश्यकता तो शायद समाज में भिक्षावृत्ति वाले समाज की भूमिका पहचानने की है। एक समय में भारतीय समाज में इनकी महत्वपूर्ण और सशक्त भूमिका रही है। वर्तमान समय का दुर्भाग्य है कि लोग इस समाज को, उसके वास्तविक कार्यों और समाज में उनकी भूमिकाओं को पूरी तरह से भूल चुके हैं। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि भिक्षावृत्ति आधारित समाज भी स्वयं अपनी भूमिका से पूरी तरह अनभिज्ञ हो गया है। हालांकि इसी तरह वैश्यवृत्ति और कर्मवृत्ति वाले लोग भी समाज में अपनी भूमिकाओं को पूरी तरह से भूल बैठे हैं। अतः स्मृति विस्मरण के इस काल में सबसे पहली आवश्यकता व्यक्तिगत स्तर पर भिक्षावृत्ति पर आधारित जीवन जीने वालों की पहचान करने की है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगला तार्किक कार्य उनकी भूमिकाओं के विषय में स्वयं में, उनकी जातियों में और फिर वृहत्त समाज में स्मृति जागरण का होगा, जो उन्हें समाज में पुनर्स्थापित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। भिक्षावृत्ति वाले समाज के अभाव में हमारा समाज बहुत ही निर्जीव और रूखा सा जीवन जीने के लिए बाध्य है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इन घुमंतु जातियों के लिए काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें स्कूल भेज रहे हैं, उन्हें स्कूल आदि भी खोल रहे हैं, उनके लिए स्कूल आदि भी खोल रहे हैं, उन्हें आजकल की पढ़ाइयाँ करवा रहे हैं। मगर गुरुजी का कहना है कि हमें यह सोचना होगा कि भले इन्हें पढ़ाना क्या है। इनकी जो विद्याएं रही है वे सब भी अपने आप में एक पढ़ाई ही थी। अगर हम उन्हें आजकल की पढ़ाई पढ़ाएंगे तो वे बैल बंदर आदि लेकर तो नहीं निकलेंगे, वे तो किसी एक जगह बैठकर काम करने वाले ही होंगे। आधुनिक पढ़ाई के जरिए वे अपना कहीं भी कुछ भी काम करेंगे मगर बैल बंदर लेकर नहीं निकल पाएंगे और न ही अपने पूर्वजों जैसी भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए गुरुजी का कहना है कि इन सारी विद्याओं को भविष्य के लिए कम से कम रिकॉर्ड तो कर ही लेना चाहिए कि
भला बैलों को, बंदरों को, रीछों को, गधों को, सांपों को, हाथियों को सिखाया कैसे जाता है? हमारे लिए आदमी को सिखाना मुश्किल है और वे लोग बैलों, रीछों, बंदरों आदि को सिखाते आए हैं। यह कोई सामान्य विद्या नहीं है। इसी तरह अन्य विद्याओं को भी रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए ताकि कभी किसी समय आवश्यकता पड़ने पर इन विद्याओं को पुनर्जीवित किया जा सके। इन सारी विद्याओं का विधिवत एवं वृहत प्रलेखन एक महत्वपूर्ण कार्य है जो अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। भिक्षावृत्ति वाले समाज की अपनी अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं रही हैं जो अनेक संदर्भों में हमारे वृहत समाज के लिए भी बहुत उपयोगी है। विभिन्न तरह की वैकल्पिक अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन में लगे लोगों को इन अर्थव्यवस्थाओं का दस्तावेजीकरण और उन्हें लिपिबद्ध करने की दिशा में काम करना चाहिए। अंत में गुरुजी का कहना यही होता है कि हम यदि भिक्षावृत्ति जैसी समृद्धशाली व्यवस्थाओं को गहन अध्ययन उपरांत आत्मसात करने के बाद किसी भी तरह का कोई भी काम क्यों न करें, उसके सकारात्मक परिणाम आना स्वाभाविक ही है। जय भारत गाथा।